नमस्कार बंधुओं, उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मैं सहदेव चौधरी आप सभी को नमस्कार करता हूं। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे शब्द शुद्धि। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान रखना। शब्द शुद्धि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें छोटी छोटी सी गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारे प्रश्न गलत हो जाते हैं। और जो शब्द शुद्धि है, शब्द शुद्धि कभी रटने पर आधारित नहीं होती। शब्द शुद्धि को समझना पड़ता है। शब्दों में जो अशुद्धि होती है उसके कई कारण होते हैं, किस वजह से अशुद्धि होती है, क्या क्या कारण होते हैं, तो ये सब बातें आपको बड़े विस्तार से समझनी है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है शब्द शुद्धि। तो देखो, जो सबसे पहले हम बात करेंगे शब्द शुद्धि की, उसमें पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बातें करते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण चर्चा है, वो समझना। जो भाषा होती है, यह भाषा क्या है? विचारों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का क्या होता है? सशक्त माध्यम होता है। और जो शब्द होता है वह भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई तो होता है वर्ण, लेकिन भाषा की सबसे छोटी सार्थक जो इकाई होती है वह शब्द होता है। भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को, भाषा के माध्यम से मैं मेरे विचार आप तक, आप विचार अपने मुझ तक पहुंचाते हो। तो भाषा क्या है? विचार अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम होता है। और भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को या तो मौखिक रूप से अथवा लिखित रूप से क्या करते हैं? अभिव्यक्त करते हैं। मैं आपको मौखिक रूप से बता रहा हूं, आप मुझे लिखित रूप से कमेंट करके भेजते हो। तो ये क्या है? हमारे विचार अभिव्यक्ति का माध्यम है। या तो मौखिक होगा या लिखित होगा। अब कई बातें हम इशारों में भी समझाते हैं, तो वो कैसा हो जाता है? सांकेतिक हो जाता है। तो भाषा को अभिव्यक्त करने के जो माध्यम होते हैं वो तीन होते हैं। एक तो मौखिक, एक लिखित, और एक कौन सा होता है? सांकेतिक, जो हम संकेतों के माध्यम से समझाते हैं। तो ये क्या होते हैं? विचार अभिव्यक्ति के माध्यम होते हैं। इन वैचारिक अभिव्यक्ति के लिए हमें शुद्ध शब्दों का प्रयोग करना आवश्यक होता है। और शब्दों का शुद्ध प्रयोग करोगे तो आपकी भाषा कैसी होगी? शुद्ध भी होगी, परिष्कृत भी होगी और प्रभावशाली भी होगी। तो हमें सबसे पहले शब्दों का शुद्ध प्रयोग करना आना चाहिए। अब अशुद्धि के कारण क्या होते हैं, किस वजह से शब्दों में अशुद्धि हो जाती है, उनके क्या क्या कारण होते हैं, इन पर बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है ना? क्योंकि आपकी परीक्षा में शब्द शुद्धि के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें बहुत छोटी छोटी सी गलतियां हो जाती हैं। वो गलतियां ना हो, वो गलतियां आप ना कर पाएं, उसके लिए हम विस्तार से शब्द शुद्धि को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं यहां लिख रहा हूं शब्द शुद्धि। हमारा आज का जो टॉपिक होगा, प्रकरण होगा, वो क्या होगा? शब्द शुद्धि होगा। अब किसी भी शब्द में जो अशुद्धि होती है उसके कई कारण होते हैं। तो वो अशुद्धि ना हो, इसके लिए आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो कुछ महत्वपूर्ण बातें उनको ध्यान रखना। भाषा की जो सबसे छोटी लिखित इकाई होती है वो क्या होता है? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी जो मौखिक इकाई होती है वो होती है ध्वनि। अब ना तो मौखिक लिखे ना लिखित लिखे, सीधा पूछ ले कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो उत्तर होगा वर्ण। क्योंकि ध्वनि में बोल रहा हूं, जो कुछ भी बोल रहा हूं, जब तक उसको लिखेंगे नहीं तब तक वो वर्ण नहीं होगा। तो ध्यान रखना, भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे, कई जगह ध्वनि लिख देते हैं, ध्यान रखना ध्वनि नहीं वर्ण होता है। तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। लिखित रूप से भी वर्ण है, और ना लिखित दे ना मौखिक दे, सीधा पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो भी वर्ण है। अब अर्थ के आधार पर भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह क्या होता है? वह होता है शब्द।
लिखित रूप से तो वर्ण था, लेकिन अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द है। अब शब्द क्यों है? जैसे मैंने कोई शब्द लिख रहा हूं मैं, जैसे मैंने मान लो लिख दिया हवन, हवन लिखा मैंने, तो इसमें इस अकेले है का कोई अर्थ है क्या? कोई अर्थ नहीं है। अकेले इस वह का कोई अर्थ है क्या? कोई अर्थ नहीं है। और इस अकेले न का कोई अर्थ है क्या? कोई अर्थ नहीं है। लेकिन जब इन सबको मिलाया तो एक शब्द बना हवन। अब इस हवन का अर्थ है या नहीं है? कोई ना कोई अर्थ है। अर्थ है, जैसे हम कहते हैं ना हवन चल रहा है, हवन कर रहे हैं, तो ये हवन शब्द का अर्थ है। तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हुई? शब्द हुई, क्योंकि अकेले वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता है। इसलिए अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? शब्द होता है। लेकिन जब हम बात करेंगे भावार्थ के आधार पर, देखो अर्थ और भावार्थ में अर्थ अंतर होता है। अर्थ और भावार्थ में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? कोई शब्द है, उसका कोई ना कोई अर्थ है, लेकिन उसका कोई भाव नहीं है। और कोई शब्द है, वो किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर अपने भाव का बोध करा रहा है, तो वो भावार्थ हो जाएगा। मान लो मैंने कोई शब्द लिखा, मान लो मैंने कोई शब्द लिख दिया पुस्तक। अब इस पुस्तक शब्द का कोई भाव है क्या? कोई भाव निकल के आ रहा है क्या? मैंने कह दिया पुस्तक, तो इसका आपको अर्थ तो समझ आ रहा है, पुस्तक है, लेकिन इसका भाव क्या है? मैं इसको ऐसे कह दूं कि मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब मोहन पुस्तक पढ़ता है, यहां पर अकेले मोहन का कोई भाव है क्या? अकेली पुस्तक का कोई भाव है क्या? अकेले पढ़ता और है का कोई भाव है क्या? कोई भाव नहीं है। लेकिन जब इस पूरे वाक्य को हमने पढ़ा कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, इसका भाव निकल रहा है कि मोहन नाम का कोई व्यक्ति है, किसी पुस्तक को वो पढ़ने का काम कर रहा है। इसलिए ये भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? वाक्य होगा। भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य होता है। तो अर्थ के आधार पर तो भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होगा, और भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य होगा। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, ये बात आपको याद रखनी है। तो हम बात करेंगे जब शब्द शुद्धि की, तो शब्द शुद्धि में सबसे पहले हमें ध्यान रखना है, शब्द का समझना है। तो ध्यान से समझिए, मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें लिख रहा हूं, उनको आप ध्यान से समझना। भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का, भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम होता है। भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। भाषा क्या है? विचारों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। और शब्द भाषा की सबसे छोटी, और शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है, और शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। तो भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का क्या है? सशक्त माध्यम है। हम जो कुछ भी बोलते हैं
उसका कोई ना कोई माध्यम होता है। मैं आपसे कुछ कहूं, आप मुझसे कुछ कहो, इसका कोई ना कोई कारण है। मैं आपको कुछ ना कुछ कहना चाह रहा हूं, आप कुछ ना कुछ पूछना चाह रहे, तो ये कोई ना कोई माध्यम होता है। और ये माध्यम क्या है? भाषा है। तो भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम होता है। और शब्द भाषा की सबसे छोटी क्या है? सार्थक इकाई है। अब शब्द के माध्यम से हम एक दूसरे की बातों को समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन शब्द कैसा होना चाहिए? सार्थक। मान लो मैंने कोई आपसे निरर्थक शब्द बोल दिया तो आपके समझ में ही नहीं आएगा। ऐसा शब्द बोल दिया जिसका कोई अर्थ ही नहीं है तो आपको समझ ही नहीं आएगा। तो सार्थक होना चाहिए। शब्द भी कैसा होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए। ये बात भी विशेष ध्यान रखनी है। अब देखो, भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति में आप ऐसे लिख दो, मनुष्य के माध्यम से ही भाषा के माध्यम से ही मनुष्य मौखिक और लिखित, भाषा के माध्यम से ही मनुष्य मौखिक और लिखित रूपों से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाता है। अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाता है। अभिव्यक्त कर पाता है। भाषा के माध्यम से ही मनुष्य मौखिक और लिखित रूपों से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाता है। इस वैचारिक अभिव्यक्ति के लिए शुद्ध शब्दों का या शब्दों का शुद्ध प्रयोग, शब्दों का शुद्ध प्रयोग होना आवश्यक है। होना आवश्यक है। हम जो कुछ भी बोल रहे हैं, मैं आपसे बोल रहा हूं, आप मुझे लिख के जो कुछ भी भेज रहे हो, जो भी आप लिख रहे हो वो शुद्ध होना चाहिए। अगर अशुद्ध हो जाएगा ना तो मैं समझ पाऊंगा और ना आप समझ पाओगे। तो जो शब्द हैं, हम जिन शब्दों को बोल रहे हैं या जिन शब्दों को लिख रहे हैं वो कैसे होने चाहिए? शुद्ध होने चाहिए। अगर शुद्ध शब्द नहीं है तो हमारी जो अभिव्यक्ति है वो कैसी हो जाएगी? निष्प्रभावी हो जाएगी। कोई भी प्रभावशाली ना हो पाएगी, कोई भी प्रभाव नहीं छोड़ पाएगी। अब प्रभावशाली बनाने के लिए हमें शब्द शुद्धों का प्रयोग करना आना चाहिए। अब इन शब्दों के गलत प्रयोग होने से जो अशुद्धि होती है उसे क्या कहते हैं? शब्द अशुद्धि कहते हैं। और ये शब्द अशुद्धि किस कारण से होती है? शब्द अशुद्धि होने के क्या क्या कारण होते हैं ये भी हमें पता होना आवश्यक है। तो इस पर बड़े विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यहां पर यह समझ में आ गया, इस वैचारिक अभिव्यक्ति के लिए शब्दों का शुद्ध प्रयोग होना आवश्यक है। अब जब किसी वाक्य में शब्दों का प्रयोग अशुद्ध कर देंगे तो उससे जो अशुद्धि से जो भाषा अप्रभावी होगी वो अप्रभावी ना हो, इसके लिए शुद्ध प्रयोग करना आना आवश्यक है। तो वाक्य में या शब्द के अशुद्धि होने के क्या क्या कारण होते हैं, अब इस पर चर्चा करेंगे। इसको ध्यान से देखना, ठीक है ना।
जब किसी भाषा में अशुद्ध शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है जब किसी भाषा में अशुद्ध शब्दों का प्रयोग हो जाता है तो अर्थ निष्प्रभावी हो जाता है इसलिए भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए शुद्ध शब्दों का प्रयोग करना आवश्यक होता है। इसलिए तो ध्यान रखना, जब किसी भाषा में अशुद्ध शब्दों का प्रयोग हो जाता है तो अर्थ निष्प्रभावी हो जाता है। इसलिए भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए शुद्ध शब्दों का प्रयोग करना आवश्यक होता है। किसी भाषा में या भाषा में अशुद्धि के निम्नलिखित कारण होते हैं। भाषा में अशुद्धि के निम्नलिखित कारण होते हैं। अब क्या कारण होते हैं, इसको ध्यान से समझना। एक एक से समझेंगे कि भाषा में अशुद्धि के जो कारण हैं वो क्या क्या कारण हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे मात्रा प्रयोग संबंधी। सबसे पहला कारण है मात्रा प्रयोग संबंधी अशुद्धि। मात्रा प्रयोग संबंधी अशुद्धि। और अशुद्धि का जो पहला कारण है वो है हम गलत मात्रा का प्रयोग कर देते हैं, जिसकी वजह से शब्द क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। तो पहला कारण है कि जो हम मात्रा लगा रहे हैं वो मात्रा सही होनी चाहिए। गलत मात्रा का प्रयोग करने से जो शब्द में अशुद्धि होती है वो अशुद्धि नहीं हो, इसके लिए हमें मात्रा का प्रयोग सही करना आना चाहिए। तो सबसे पहले लिखा मात्रा प्रयोग संबंधी अशुद्धि, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है। अब अगर मात्रा का प्रयोग गलत करेंगे, गलत मात्रा का प्रयोग करने से जाहिर सी बात है लेखन भी गलत होगा। अब मात्रा का प्रयोग गलत करोगे तो लेखन भी गलत होगा। जब लेखन गलत होगा तो आप उच्चारण भी गलत करोगे। तो जैसा आप लेखन करोगे वैसा उच्चारण होगा, और जैसा उच्चारण करोगे वैसा आप लेखन करोगे। तो किसी वाक्य में आप कोई शब्द प्रयोग कर रहे हो तो वह शब्द मात्रा के अनुसार सही होना चाहिए, मात्रा उसमें गलत नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको शब्दों को ध्यान से समझना है, अशुद्ध और शुद्ध शब्द, ठीक है ना। तो यहां पर समझना, देखो एक चीज का ध्यान रखना, आप कितनी भी कोशिश कर लेना इन शब्दों को रटने की, आप खूब कोशिश कर लेते हो कि आप सोचते हो कि हम शब्द शुद्धिकरण कैसे कर लेंगे, रट के नहीं होगी।
एक बहुत अच्छा और बहुत ही सरल माध्यम बता रहा हूं जिससे आप शब्द शुद्धिकरण आसानी से कर सको, किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना रहे। दो माध्यम है इसके, दो तरीके से कर सकते हो। या तो आपका कोई भाई बहन पति या किसी की पत्नी या कोई भी आपके घर का सदस्य हो, आप उसको पुस्तक दे दो, वो शब्दों को बोलते जाएंगे और आप लिखते जाओ। एक बार में आपने मान लो 30 शब्द लिखे, बहुत महत्वपूर्ण बात है, और आप इसका प्रयोग करके देखोगे, आपको खुद पता लग जाएगा कि हाँ ऐसे तो हमेशा स्थायी याद हो गए। मान लो आपने एक साथ एक तरफ तो लिखा शब्द और एक शब्द इधर लिख दिया शब्द, ठीक है। अब इसमें मान लो कोई पेज पे लिख रहे हो आप, ये पेज है और आप इस पेज पे लिख रहे हो, इस पेज को ऐसे मोड़ दो। अब ऐसे मोड़ दिया तो एक साइड छुप गई, एक दिख रही है। अब इस जो शब्द आपने लिख रहे हो तो किसी से बोलो कि वो शब्दों को बोलता जाएगा और आप उनको लिखते जाओ। तो कोई बोल रहा है, आप लिखते जा रहे हो। मान लो एक बार में आपने 20 शब्द लिखे। अब आपने जो 20 शब्द यहां लिखे हैं, उन 20 शब्दों को आप मिलान करो किताब से, पुस्तक से आप मिलान करो कि आपने सही लिखे क्या। आपने देखा कि आपने इस 20 में से मान लो कितने शब्द गलत लिख दिए, आपने इसमें 20 में से 10 शब्द गलत लिख दिए। अब उन 10 शब्दों को चेक करो कि इन 10 शब्दों में जो अशुद्धि हुई है वो क्या अशुद्धि हुई है, उस अशुद्धि का क्या कारण था। आपने मात्रा गलत लगा दी, उसमें हलंत लगाना भूल गए, दीर्घ ई की जगह लघु ई लगा दी थी, या आपने वर्ण का गलत प्रयोग कर दिया था, किस प्रकार से आपने गलती करी। अब वो जो 20 शब्द आपने लिखे थे उनमें जो अशुद्धि का कारण था वो क्या था, आपने एक बार देख लिया। एक बार देख लिया तो अब क्या करोगे, जो पेज आपने यहां छुपाया था आप उसको ऐसे कर लो, अब ये छुप जाएगा, ये छुप जाएगा, सिर्फ ये आपके सामने रहेगा। जब ये सामने रहेगा तो जो 20 शब्द आपने लिखे थे पहले, फिर उनको एक बार और बुलवाओ। अब जब एक बार और इन शब्दों को आप बुलवाओगे तो आप 20 में से आप जब अशुद्धियां देखोगे तो मुश्किल से 2 या 3 शब्द अशुद्ध निकलेंगे। अभी तो 10 निकल रहे थे, दोबारा में आप देखोगे तो 2 या 3 शब्द गलत निकलेंगे। अब 2 या 3 शब्द गलत निकल रहे हैं तो अब इन दोनों पेजों को खोल के देख लो, इसमें और इसमें कितना अंतर आया। अब इन 3 शब्दों में जो गलती हुई थी वो क्या गलती हुई थी, ये बात आपको पता लग जाएगी। तो इन 3 शब्दों में फिर दोबारा कभी गलती नहीं होगी। इस प्रकार से अगर आप शब्दों को पढ़ोगे, अब कई के दिमाग में तो ये आ रहा होगा इसमें तो बहुत समय लगेगा, तो कम समय में सिलेक्शन होता भी नहीं है। सिलेक्शन के लिए ध्यान से और विस्तार से पढ़ना पड़ता है, शॉर्ट ट्रिक सिलेक्शन की होती नहीं है। और जो शॉर्ट ट्रिक्स अपनाते हैं सिलेक्शन के लिए उनका सिलेक्शन भी नहीं होता। सिलेक्शन के लिए विस्तार से पढ़ना पड़ता है, सिलेक्शन के लिए बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है। ऐसे अगर आप पढ़ोगे तो मैं बता रहा हूं आपको, भले ऐसा लग रहा होगा कि ऐसे महीनों लग जाएंगे, महीनों नहीं। अगर आप एक दिन में 6 घंटे पढ़ रहे हो तो ये एक ही दिन में शब्द शुद्धिकरण पूरा हो जाएगा, 6 घंटे में ही। कितने भी शब्द हैं वो आपके 6 घंटे में ही सारे आ जाएंगे और सब याद हो जाएंगे। और जरूरी नहीं कि 6 घंटों आप यही पढ़ो, दिन में 1 घंटे ऐसे निकाल लो, रोजाना शब्द शुद्धिकरण के लिए 1 घंटा फिक्स कर लो, 5-6 दिन ऐसे लगातार पढ़ो, एक दिन इकट्ठा पूरा देख लो, बात खत्म हो गई, शब्द शुद्धिकरण स्थायी याद हो गया। इस प्रकार से पढ़ना पड़ता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब बात करेंगे हम सबसे पहले मात्रा प्रयोग संबंधी अशुद्धि। मात्रा के प्रयोग से, अब मैं इसमें परिभाषा नहीं लिख रहा, जरूरत ही नहीं है। गलत मात्रा का प्रयोग करने से जो शब्द में अशुद्धि होती है वो मात्रा प्रयोग संबंधी अशुद्धि कहलाती है। कैसे होती है ध्यान से समझना। मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं, एक तरफ तो लिखूंगा अशुद्ध शब्द और एक तरफ लिखूंगा शुद्ध शब्द। देखिए इधर तो लिख दिया मैंने अशुद्ध, और इधर लिख दूंगा मैं इसके शुद्ध शब्द, अशुद्ध और शुद्ध शब्द। देखिए
एक तरफ लिख दिया अशुद्ध शब्द, एक तरफ लिखेंगे हम शुद्ध शब्द। अशुद्ध और शुद्ध में समझना ध्यान से। जैसे मैं एक शब्द लिख रहा हूं अतिथि, अतिथि, और अतिथि लिख दिया मैंने ऐसे, अतिथि। अब ये अतिथि कैसे लिखा हुआ है? अशुद्ध लिखा हुआ है। इसमें अशुद्धि का कारण क्या है? मात्रा का प्रयोग गलत कर दिया। अशुद्धि क्या हुई है? मात्रा का प्रयोग गलत होने से हुई है, तो ये मात्रा प्रयोग संबंधी अशुद्धि है। अब इसमें अतिथि में मात्रा क्या होनी चाहिए थी? अतिथि कैसे लिखा जाता? जिसके आने की कोई तिथि नहीं हो वो क्या कहलाता है? अतिथि। अब अतिथि के आने की कोई तिथि होती है क्या? आपका कोई, मान लो आपका कोई रिश्तेदार है तो वो आपसे पूछ के आएगा क्या? अतिथि है, कभी भी आ सकता है। तो जिसके आने की कोई तिथि नहीं हो, अतिथि, और इसका विलोम होता है आतिथ्य, जो तिथि के अनुसार आए, आतिथ्य, अतिथि। अब इसका तिथि भी कर देते हैं और आतिथ्य भी कर देते हैं, ध्यान रखना। तो तिथि, अतिथि, तो अतिथि में दीर्घ ही नहीं आएगी, लघु ही आती है। अब ये अशुद्धि किससे हुई है? मात्रा के प्रयोग से। आगे देखिए, जैसे हमने लिखा अतिथि, और भी समझो यहां पर, जैसे मैंने लिख दिया एक शब्द होता है जैसे ईसा, हम लिखते हैं ना ईसा, ईसा। तो ईसा होता है या ईसा होता है? क्या होता है? ईसा होता है। तो एक तो मैंने क्या लिखा? अतिथि, ये क्या लिखेंगे? लगी हुई आएगी, यहां पर ईसा नहीं, क्या होता है? ईसा होता है। और समझिए इसमें, जैसे हम एक शब्द लिखते हैं ऊषा, तो ऊषा शब्द नहीं होता, शब्द होता है शुद्ध उषा। क्या लिखते हैं? उषा लिखते हैं, ऊषा नहीं होता, उषा होता है। एक हम लिखते हैं जैसे ऊर्जा, तो ऊर्जा में ऊ लघु आता है या दीर्घ? दीर्घ ऊ आएगा, क्योंकि ऊर्जा या प्रकाश कैसा होता है? बड़ा होता है, ज्यादा होता है। तो ऊर्जा में ऊ कैसा आएगा? दीर्घ ऊ आएगा, ऊर्जा। क्या लिखा? ऊर्जा लिख दिया। आगे समझिए, तो यहां पर किसमें अशुद्धि हो रही है? स्वर में। और भी खूब सारे उदाहरण है, इसको ध्यान से समझना। जैसे मैंने लिखा करुणा। अब देखो एक बात का ध्यान और रखना, अगर रे में लघु ऊ लगाएंगे तो ऐसे लगेगा, इसमें अगर दीर्घ ऊ लगाएंगे तो दीर्घ ऊ लगाने पर इसमें गुंडी हो जाती है। बिना गुंडी के है तब तो कैसा ऊ है? लघु, और इसमें गुंडी आ गई तो ये कैसा ऊ हो जाएगा? दीर्घ ऊ हो जाएगा। तो ध्यान रखना, अब इसमें ऊ कैसा आ रहा है? दीर्घ ऊ है, जबकि होना कैसा चाहिए था? लघु ऊ होना चाहिए था। कैसा होना चाहिए था? लघु ऊ होना चाहिए था। तो ये अशुद्धि किससे संबंधित है? अशुद्धि हो रही है, इसका कारण क्या है? मात्रा का प्रयोग गलत कर दिया। मात्रा के प्रयोग से जो अशुद्धि हो रही है इसको क्या कहेंगे? मात्रा प्रयोग संबंधी अशुद्धि कहेंगे। और समझो, और भी मैं उदाहरण लिख रहा हूं, कुछ समझना इनको। यहां लिख दिया मैंने अशुद्ध शब्द, अशुद्ध, और इधर लिख दिया शुद्ध शब्द। देखो इसमें मैंने लिखा यहां भगीरथ, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत पूछा जाता है। भगीरथ, ठीक है ना? और एक होता है भागीरथ। एक तो क्या होता है? भगीरथ, और एक शब्द होता है भागीरथ। एक तो लिखा भागीरथ और एक लिख दिया मैंने भगीरथी। ये बहुत बार आता रहता है परीक्षाओं में। एक तो लिखा भागीरथ और एक लिख दिया भगीरथी।
अब इसको भी ध्यान से समझना, इसमें जो अशुद्धि है उसका कारण क्या है। अब जहां पर भगीरथ कैसे लिखेंगे, ऐसे भगीरथ, और जब भगीरथ में ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो ई प्रत्यय के कारण ए का दीर्घ आ हो जाता है। तो यहां पर भगीरथ धन ई भागीरथी होगा, भागीरथी होगा। तो भागीरथ में दीर्घ आ दे दिया, और यहां क्या है, ए ही है, और यहां पर क्या आ रहा है, ए, जबकि होना क्या चाहिए था, दीर्घ आ होना चाहिए था। तो ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में। अब ये जो अशुद्धि हुई है ये किस वजह से हुई है, ए की जगह पर क्या लगाने से, आ, और ए ना होने पर आ लगाने से। तो इसको हम स्वर आगम संबंधी अशुद्धि भी कहते थे। अब एक ही में कई प्रकार की अशुद्धियां होती हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो देखो भगीरथ, भगीरथ में ए आएगा लघु और भागीरथ में दीर्घ ई आएगी, ठीक है। अब देखो यहां पर मैंने लिखा जैसे गीतांजलि, गीतांजलि, अब गीतांजलि में लघु ई आएगी या दीर्घी, अब गीतांजलि होता है, गीतांजलि नहीं होता, तो शुद्ध क्या होगा, गीतांजलि। अब देखो इसमें अंत में ध्यान रखना, अब मैंने जैसे गीतांजलि में जो ई लगाई है वो लघु आएगी या दीर्घ आएगी, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना। अगर ऐसे ना देखे इसको, वो ऐसे भी दे सकता है, कैसे दे सकता है ये बात भी ध्यान रखना। ये तो आपको बड़े आराम से पता लग रहा होगा बोलने से ही, लेकिन ऐसे लिख दिया गीतांजलि, तो ध्यान रखना जो अंजलि होता है उसमें लघु ही आती है। अंजलि, अंजलि क्या होता है, जैसे आप हाथ की जो ओख बनाते हो इसको अंजलि कहते हैं, तो अंजलि नहीं अंजलि लघु ही होती है। तो यहां पर जो अशुद्धि हो रही है वो किस प्रकार की हो रही है, ई के संबंधित। यहां कैसी ही होनी चाहिए, यहां दीर्घ ही होनी चाहिए, और यहां कैसी होनी चाहिए, लघु ही होनी चाहिए। तो ये जो अशुद्धि हुई है वो किससे संबंधित हुई है, स्वर से संबंधित, और स्वर में ई मात्रा का प्रयोग गलत कर दिया, उसकी वजह से ये क्या हुई है, अशुद्धि हुई है। तो गीतांजलि होगा, गीतांजलि, तो लघु ई आएगी, यहां लघु की जगह क्या आएगी, दीर्घ, और यहां दीर्घ की जगह क्या आएगी, लघु, गीतांजलि। तो यहां ध्यान रखना इस बात का। तो ये क्या है, गीतांजलि। इसी प्रकार हम कई बार लिखते हैं ना त्रिपुरारी, एक शब्द लिखते हैं हम कई बार त्रिपुरारी। अब देखो इस शब्द को समझना ध्यान से, त्रिपुरारी। अब इसमें त्रिपुरारी में ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, त्रिपुरारी में ये तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लेकिन हम कैसे लिख देते हैं, ऐसे त्रिपुरारी, और बोलते भी त्रिपुरारी बोलते हैं, त्रिपुरारी, त्रिपुरारी नहीं होता, त्रिपुरारे होता है। देखिए तो इसका शुद्ध क्या होगा, त्रिपुरारी, त्रिधन पुर धन अरे, और अरबी में ध्यान रखना अरी दो शब्द होते हैं, एक तो होता है अरे और एक होता है अरी। अरे माने होता है शत्रु, और अरी बड़ी होती है सखी। अब इनको ध्यान कैसे रखोगे, देखिए तीनों पुरों का शत्रु है जो क्या कहलाता है, त्रिपुरारी। तीनों पुरों का शत्रु है जो त्रिपुरारी। तो यहां पर तिर धन पुर धन अरे आएगा, तो हम कई बार गलती से त्रिपुरारी लिख देते हैं, जो गलत होता है। अरी नहीं होता, अरे होता है, तो त्रिपुरारी आएगा। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना। एक शब्द हम लिखते हैं क्योंकि, अब इस क्योंकि में जो ई आती है वो कैसी आएगी, लघु ई आती है, और वहां लिख दी हमने दीर्घ ई, तो क्योंकि। तो ये किस प्रकार की अशुद्धि हो रही है, ये अशुद्धि मात्रा का प्रयोग गलत करने से हो रही है। तो पहला समझ आ रहा होगा, और भी समझो इसमें कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण और भी लिखते हैं, बहुत बार आता रहता है, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, ध्यान देना और समझना इसमें।
देखो समझना, इसमें एक शब्द लिख रहा हूं मैं, यहां तो कैसे शब्द आएंगे अशुद्ध, यहां कैसे शब्द आएंगे अशुद्ध, इधर कैसे शब्द आएंगे शुद्ध, यहां भी कैसे शब्द होंगे अशुद्ध, और यहां कैसे शब्द आएंगे शुद्ध शब्द आएंगे। तो देखिए यहां पर अशुद्ध और शुद्ध। जैसे मैं एक शब्द लिख रहा हूं दवाइयां, मैंने यहां लिखा दवाइयां। मेडिकल की दुकान पे आप जब भी जाओ तो देखना वहां पे दवाइयां हमेशा ऐसे ही लिखा रहता है। एक बात का विशेष ध्यान रखना, यदि किसी शब्द के अंत में दीर्घ ई या दीर्घ उ आ रहा है और उसको बहुवचन बनाओगे तो हमेशा लघु ई और लघु उ ही होगा। कोई भी शब्द है, कुछ एक आध अपवाद को छोड़ देना, एक आध अपवाद आ जाता है तो अपवाद ही होते हैं। यदि किसी शब्द के अंत में दीर्घ ई आ रही है, दीर्घ उ आ रहा है और उसको आप बहुवचन में प्रयोग कर रहे हो तो दीर्घ ई हमेशा लघु ई हो जाएगी और दीर्घ उ हमेशा लघु उ हो जाता है। कैसे होता है? जैसे मैंने लिखा दवाइयां, तो दवाइयां में जो दवाई लिखेंगे सिर्फ, तो ई कैसी आएगी? बड़ी, दीर्घ ई आएगी। जैसे ही मैंने इसको बहुवचन में प्रयोग किया तो दीर्घ ई कैसी हो जाएगी? लघु, और इसको कैसे लिखेंगे? दवाइयां। तो दवाई, दवाइयां, तो दीर्घ ई कैसी हो गई? लघु हो गई। तो ये बात भी विशेष ध्यान रखनी है। हम लिखते हैं जैसे दिया सलाई, क्या लिखते हैं? दिया सलाई। तो ध्यान देना इसका, दिया सलाई का, दिया सलाई बोलते भी हैं, दिया सलाई। दिया सलाई होता है, ई कैसी आती है? इसमें दीर्घ ई आती है। जब इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? दिया सलाई। ई कैसी आएगी? दीर्घ ई आएगी। दिया सलाई में ई कैसी आएगी? दीर्घ ई आएगी, पहली बात। दूसरी बात, यहां भी गलती कर देते हैं, दिया सलाई, इसको कैसे बोल देते हैं? दिया की जगह पे इसको भी हम दीर्घ बोल देते हैं। इसको कैसे लिख देते हैं? कैसे बोल दिया जाता है? दिया सलाई। क्या बोल देते हैं? दिया सलाई। तो दिया सलाई नहीं, अब यहां दीर्घ ही लिख दी, जबकि कैसी होनी चाहिए? लघु। यहां लघु लिख दी, यहां कैसी होनी चाहिए? दीर्घ होनी चाहिए ही। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और समझिए, दवाइयां, दिया सलाई। और देखिए जैसे हम लिखते हैं ना, मैं इसका निरीक्षण करने आया हूं। क्या करने आए हैं? निरीक्षण करने आए हैं। निरीक्षण, तो निरीक्षण नहीं होता, क्या होता है? निरीक्षण होता है। क्या होता है? निरीक्षण होता है। तो यहां पर देखिए, रै में लघु ई लगा दी, जबकि कैसी आनी चाहिए? दीर्घ। निरीक्षण, निरीक्षक, तो निरीक्षक में भी ई कैसी आएगी? रै में भी ई दीर्घ आएगी और न में लघु आएगी। तो निरीक्षण। इसी प्रकार और समझिए, इसमें खूब सारे उदाहरण समझना है। जैसे एक शब्द बहुत आता है पेपर में, बहुत बार पूछा जाता है, नुपुर। ये बहुत बार पूछ लिया जाता है, नुपुर। तो ये नुपुर नहीं होता, नूपुर होता है। नूपुर, धुनी सुन, तो नूपुर होता है। पहला ऊ आएगा दीर्घ, दूसरा ऊ होगा लघु। तो नुपुर नहीं, क्या होगा? नूपुर होगा। अब ये स्वर क्या है? ऊ लिख दिया, लघु है, जबकि होना कैसा चाहिए? दीर्घ ऊ होना चाहिए। तो नुपुर नहीं, नूपुर होगा। और समझिए इसमें, जैसे एक बार हम और कई बार लिखते रहते हैं ना, जैसे मैंने आपसे कहा इकाई। अब कई लोग तो इसको भी सही बताते हैं कि इकाई सही होता है, ऐसे कि इकाई। तो विशेष ध्यान रखना, इकाई में जो पहली ई है वो लघु होती है। जैसे हम लिखते हैं ना, 1 धन 30 31, तो ई लघु आती है, तो इकाई होगा। क्या होगा? पहली ई लघु होगी और दूसरी ई दीर्घ होगी, तो इकाई। क्या लिखेंगे? इकाई लिखेंगे। तो ई लघु आएगी, दीर्घ नहीं आएगी। ऐसे ही मैंने लिखा प्रतिलिपि।
प्रतिलिपि। अब जो ये प्रतिलिपि लिखा है ये अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? क्योंकि यह मात्रा का प्रयोग गलत किया गया है। अब इसका जब सही रूप लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा? तो देखिए प्रतिलिपि का जो शुद्ध रूप होगा, हाँ, सब जगह जहां भी प्रतिलिपि पे ई आएगी वो छोटी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि जो प्रतिलिपि होती है वो लिपि का दूसरा रूप है। तो बड़ा पहला होगा, दूसरा जाहिर सी बात है छोटा होगा। तो दूसरा है, इसका मतलब सभी ई कैसी आएंगी? प्रतिलिपि। तो प्रतिलिपि कैसे लिखेंगे? इस प्रकार से लिखा जाएगा, इसका विशेष ध्यान रखना है। प्रतिलिपि लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा? प्रतिलिपि। सभी ई कैसी आएंगी? लघु आएंगी, ठीक है ना, क्योंकि लिपि छोटी होती है। लिपि कैसी होती है? लिपि छोटी होती है। तो ध्यान रखना इसका, प्रतिलिपि। और समझिए इसमें कई बार हम कहते हैं ना, हवन में आहुति दे दी। क्या दे दी? आहुति। अब आहुति शब्द ऐसे लिखा जाता है क्या? आहुति ऐसे लिखते हैं क्या? हवन में आहुति दे दी। आहुति नहीं होता, आहुति होता है। क्या होता है? आहुति। ऐसे लिखा जाएगा। अब यहां पर देखो, दोनों कैसी अशुद्धियां हैं? दोनों अशुद्धि मात्रा से संबंध है। यहां ऊ कैसा होना चाहिए था? बड़ा दीर्घ। तो ऊ कैसा है? छोटा था। और ई कैसी होनी चाहिए थी? लघु। जबकि कैसी आ रही है? दीर्घी आ रही है। तो आहुति, आहुति, आहुति नहीं होगा, आहुति होगा। ई कैसी आएगी? लघु होगी। और ऊ कैसा होगा? दीर्घ होगा। तो ये मात्रा संबंधी अशुद्धि है। आप एक और समझना, एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, हम कहते हैं ना ऊह पोह। तो ऊह पोह, ऊह पोह का मतलब होता है क्या करें क्या ना करें, जो असमंजस हो जाता है। ऊह अपोह, इसका जब विच्छेद करते हैं तो ऊह धन अपोह होता है। अब इसका शुद्ध रूप होगा वो क्या होगा? ऊह धन अपोह। तो ए और ए मिलके आ हो जाता है, तो ऊहा पोह, ऊहा पोह होता है। तो यहां पर जो अशुद्धि है ये क्या है? मात्रा संबंधी। होना चाहिए था दीर्घु, हो रहा है लघु। तो ऊहा पोह, आहुति, ऊहा पोह। इसी प्रकार एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण होता है ऐरावत। ऐरावत हाथी का नाम था। ऐरावत हाथी जानते होंगे सभी। तो ऐरावत में हाथी बड़ा होता है नहीं होता? जब हाथी बड़ा है तो उसकी सूंड भी कैसी होगी? बड़ी होगी। और सूंड बड़ी है तो ये सूंड पे ये आ रहा है नहीं आ रहा, एक कैसा होगा? दीर्घ होगा। ऐरावत में आई आएगा, ए का प्रयोग नहीं होगा। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। ये सब बातें आपको विशेष ध्यान रखनी है। एक बहुत पूछा जाता है पेपर में, कई बार परीक्षाओं में आता रहता है छित्ती। अब इस छित्ती का भी विशेष ध्यान रखना। एक शब्द लिखा मैंने छित्ती। अब देखो इसमें एक तो छित्ती ये लिख दिया। अब परीक्षा में जब पूछता है तो इसको अशुद्ध कर देता है। अशुद्ध कैसे कर देता है? छित्ती कर देता है। इसको कैसे लिख देता है? छित्ती। जबकि ये कैसा होता है? छित्ती में दोनों ही कैसी ही होती हैं? लघु ई ही होती हैं। दोनों ही कैसी होंगी? लघु ई होंगी। छित्ती में पहली ई भी लघु होगी, दूसरी भी लघु होगी। एक बहुत पूछा जाता है कागेई। केकेई। अब ये जो केकेई शब्द है ये किससे बना है? केके धन टी। सिर्फ केके लिखेंगे तो केकेय, ये दोनों ए ही आएंगी। लेकिन जब बात करेंगे कैकेई तो जब केके में ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो इस ए का आई होता है। ये प्रत्यय के नियम में आपको विस्तार से मैं पहले ही समझा चुका हूं। यदि किसी शब्द के अंत में अ, ए, ई या एक अयन या आयन प्रत्यय जुड़ता है तो शब्द के प्रारंभ में आने वाले स्वर ए का दीर्घा, लघु ई दीर्घी और ए का आई, लघु उ दीर्घु रो का औ,
और री का आर होता है। अब इस के में जब ई जोड़ा तो इस ए का आई होगा नहीं होगा, तो जब इसको लिखेंगे शुद्ध तो क्या लिखा जाएगा, कै के ई। ये तो खूब पूछा जाता रहता है पेपर शब्द शुद्धिकरण में, कै के ई, तो के ई नहीं होगा, के लिखते सिर्फ, अगर सिर्फ के लिखते तो ये शुद्ध होता, लेकिन हम क्या लिख रहे हैं, कै के ई, तो ई प्रत्यय के कारण ए का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। एक शब्द लिखते हैं हम तिथि, तिथि। अब तिथि कौन सा सही है, एक तो ये तिथि होता है और एक तिथि जो शुद्ध होता है वो कौन सा होता है, तिथि। दोनों लघु रहेंगी, तिथि हमेशा कैसी आएगी, ई लघु आएगी। तो ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है, तिथि का भी खूब पूछ लेता है। एक शब्द होता है गौतम, तो गौतम नहीं होता, क्या होता है, गौतम होता है, गौतम नहीं होता, गौतम होता है। तो ये जो अशुद्धि हुई है ये किससे संबंधित थी, मात्रा से संबंधित अशुद्धि थी। तो एक तो किससे संबंधित अशुद्धि हो जाती है, मात्रा से। अब इसका दूसरा और समझिए, इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण उदाहरण है, सबसे ज्यादा समस्या इसी में आती है, तो इसको ज्यादा ध्यान से समझना, इसके कुछ उदाहरण और समझना, ध्यान से समझिए, सबसे ज्यादा अशुद्धियां इसी में होती हैं, तो इसके कुछ उदाहरण और समझ लेना। अशुद्ध, यहां लिख दिया शुद्ध, इधर भी लिख दिया अशुद्ध, और यहां लिख दिए शुद्ध शब्द। अब इसमें देखो समझना, पहले मैं अशुद्ध शब्द लिख रहा हूं, फिर बात करेंगे शुद्ध शब्दों की। तो देखिए, नीरव, दिवारात्रि, अहोरात्रि, नीरव, दिवारात्रि, अहोरात्रि, नीति, प्रतिनिधि, नीरव, दिवारात्रि, अहोरात्रि, प्रतिनिधि। एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसका ध्यान रखना, नीति। बहुत बार आ जाता है पड़ोसी, पड़ोसी भी खूब पूछ लिया जाता है। पूज्य, अब देखो इसका ध्यान रखना, पूज्य। एक बार इसको समझ लीजिए ध्यान से, देखो ये जो शब्द है इनमें जो अशुद्धि है वो किस प्रकार की अशुद्धि है, मात्रा से संबंधित। नीरव नहीं होता, क्या होता है, नीरव होता है। दिवारात्र, देखो अगर रात्रि अकेला आएगा तब तो उसमें ई कैसी आएगी, ई आएगी, लेकिन जब इसको हम जोड़ के लिखते हैं किसी के साथ तो वहां पर ये क्या हो जाता है, अंतिम स्वर का लोप हो जाता है। तो यहां ध्यान रखना, दिवारात्रि नहीं होगा, दिवारात्र होगा। अहोरात्रि नहीं होगा, अहोरात्र होगा। नीति में ई कैसी आएगी, लघु ई आएगी। प्रतिनिधि में देखो अब देखिए यहां पर जो दीर्घ ई है ये कैसी होगी, लघु ई होगी। जो दीर्घ ई है ये कैसी होगी, लघु होगी। प्रतिनिधि, सभी दीर्घ ई कैसी आएंगी, लघु आएंगी। अब वो पड़ोस या पड़ोसी लिखोगे तो पड़ोसी में ओ आएगा, औ नहीं आता, पड़ोसी नहीं होता, पड़ोसी होता है, पड़ोसन या पड़ोसिन। तो ये भी ध्यान रखना, पड़ोसिन लिखते हैं ना तो पड़ोसिन में भी ओ आता है।
अब पूज्य नहीं होता, क्या होता है? पूज्य होता है। क्या होता है? पूज्य नहीं होता, पूज्य होता है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। ये कैसी अशुद्धियां हैं, इनका भी ध्यान रखिए। आगे देखो और समझो। जैसे मैंने शब्द लिखा बीमार, कहते नहीं हम कई बार, मैं बहुत ज्यादा बीमार हूं, ठीक है ना। एक शब्द लिखते हैं हम मिट्टी। हमारे बोलने की वजह से तो ये अशुद्धियां होती हैं जितनी अशुद्धियां। एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है मुमूर्ष। मुमूर्ष, मुमूर्ष जो शब्द है, मुमूर्ष भी लिख देते हैं, इसको मुमूर्ष भी लिख दिया जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है। बीमार, मिट्टी, मुमूर्ष। एक शब्द होता है त्योहार, ध्यान रखना इसका। कहते हैं ना होली का त्योहार है, त्योहार। तब ये त्योहार शब्द है, ये क्या होता है? गलत होता है। एक शब्द होता है युयुत्सा। युयुत्सा, त्योहार, युयुत्सा एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, इसका भी ध्यान रखना। रुपया, इनको समझ लो एक बार, फिर आगे चर्चा करते हैं। देखिए, बीमार नहीं होता, बीमार होता है। बीमार नहीं, मैं बहुत बीमार हूं, बीमार नहीं, बीमार होता है। मिट्टी, अब मिट्टी में ई कैसी आएगी? दीर्घ ई आएगी, मिट्टी। मुमूर्ष, मूर्ष होगा, मुमूर्ष नहीं होता, मुमूर्ष होता है। क्या होता है? मुमूर्ष। त्योहार होता है या त्योहार होता है? त्योहार नहीं, त्योहार होता है, ठीक है ना। त्योहार, त्योहार बोल देते हैं हम इसको, जैसे त्योहार है। युयुत्सा में युयुत्सा होता है, दोनों ऊ लघु आएंगे, युयुत्सा। और रुपया नहीं होता, लघु ऊ आता है, रुपया होता है। रुपया नहीं, रुपया होता है। एक शब्द जैसे रूप, अब रूप लिखेंगे तो रूप कैसे लिखा जाएगा? रूप में ऊ कैसा आएगा? अब रूप का देखो, ऐसे मैंने एक शब्द लिख दिया है रूप, तो यहां पर क्या आएगा? ऊ आएगा। रूप में तो दीर्घ ऊ होता है और रुपया में लघु ऊ होता है। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और भी ध्यान रखना है इसमें, तो आपको समझ आ रहा होगा। जैसे शब्द है परीक्षा, हम बोलते हैं ना मेरी परीक्षा चल रही है, परीक्षा नहीं होता, परीक्षा होता है, दीर्घ ई आती है। हम कहते हैं श्रीमती, तो श्रीमती में जो ई आएगी दीर्घ ई आएगी। दूसरी बात ध्यान रखना, अगर कहीं भी महिला के अर्थ का बोध हो रहा हो, महिला के लिए अगर कोई पर्यायवाची शब्द प्रयोग किया जा रहा है, महिला के लिए कोई शब्द प्रयोग किया जा रहा है, तो उसके अंत में आने वाला स्वर हमेशा या तो दीर्घ आ होगा, या दीर्घ ई होगी, या दीर्घ ऊ होगा। विशेष ध्यान रखना, एक औरत शब्द को छोड़कर, औरत फारसी भाषा का शब्द होता है, विदेशी भाषा का शब्द है, तो औरत विदेशी भाषा का है। मैं भारतीय महिला के लिए कह रहा, मतलब भारतीय शब्दों के लिए, अर्थात ऐसे कह सकते हैं कि चाहे नारी हो, स्त्री हो, इसके अलावा जैसे श्रीमती हो, वधु हो, कोई भी ऐसा शब्द आ रहा है, ललना हो, ठीक है ना। इसके अलावा और भी खूब सारे शब्द हैं जिनके अंत में हमेशा या तो दीर्घ आएगा, या दीर्घ ई आएगी, या दीर्घ ऊ आएगा, बस एक औरत शब्द को छोड़कर। तो इनका ध्यान रखना। एक शब्द जैसे पीतांबर, पीतांबर नहीं होता, पीतांबर होता है। और एक विशेष ध्यान रखना, अगर पूज्य पूछता है तो पूज्य तो ऐसे लिखेंगे, कई बार लिख दिया जाता है पूज्यनीय, अनीय प्रत्यय जोड़ते हैं, तो पूज्यनीय नहीं होता, क्या होता है? पूजनीय होता है। या तो पूज्य होगा या फिर पूजनीय होगा, पूजनीय नहीं होता। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। अब ऐसे तो कितने सारे शब्द हैं, बहुत सारे शब्द और है इसमें, तो सारे तो नहीं करा सकते, लेकिन जो मूल है, मुख्य है, उनका आपको ध्यान रखना है। तो ये पहला हो गया, इसका विशेष ध्यान रखिए। एक रचयिता का खूब पूछ लिया जाता है, एक किसका पूछ लिया जाता है? रचयिता का और कवयित्री का। तो देखिए, रचयिता तो लिखते हैं ऐसे, और कवयित्री, अब देखिए इसमें,
अब जो एक शब्द है रचयिता, इसका ध्यान रखना, रचना और रचयिता, इसमें भी कंफ्यूज मत हो जाना। रचयिता वो कैसे लिख देता है, रचयिता लिख देता है ऐसे, और कवयित्री कैसे लिख देता है, कवयित्री ऐसे लिख देता है। ये दोनों ही शब्द क्या हैं, गलत हैं। ये दोनों ही क्या हैं, गलत है। शुद्ध रूप क्या होगा, रचयिता कवयित्री। तो ये बात भी आपको पता होना बहुत आवश्यक है। तो हमें जो अशुद्धि हो रही है उसका कारण क्या है, जो कारण है मुख्य, वो किससे संबंधित कारण था, कारण था हमारी मात्रा का प्रयोग गलत होने से। और भी खूब सारे उदाहरण हैं, जैसे हम शब्द लिखते हैं रात्रि, तो रात्रि में ई कैसी आती है, लघु ई आती है। रात्रि में ई कैसी आएगी, लघु ई। हम एक शब्द लिख देते हैं जैसे शारीरिक, शारीरिक, तो शारीरिक कैसे लिखेगा, शरीर धन इक, शारीरिक होगा। शरीर धन एक करके क्या बनाएंगे, शारीरिक बनेगा। तो एक प्रत्यय का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। एक शब्द होता है हरितिमा, या तो ऐसे लिख देता है या कैसे लिख दिया जाता है, हरितिमा, क्योंकि हमारे बोलने पर आधारित होता है। हम गलत बोलते हैं तो लिखा भी गलत जाता है। तो जैसा बोल रहे हो उसी प्रकार इसको लिखना पड़ता है। तो अगर आप उच्चारण शुद्ध करोगे तो जाहिर सी बात है लेखन भी कैसा हो जाएगा, शुद्ध होगा। तो महत्वपूर्ण बात होती है वो किसकी होती है, उच्चारण की। तो उच्चारण का ध्यान रखना है, ठीक है ना। एक शब्द लिखते हैं हम जैसे निमीलित, लिख दिया मैंने जैसे निमीलित, तो ये निमीलित जो शुद्ध लिखेंगे कैसे लिखेंगे, निमीलित, निमीलित, तो निमीलित इस प्रकार लिखा जाएगा। हम लिख देते हैं जैसे मूर्ति, मूर्ति टूट गई, तो मूर्ति जो होती है वो छोटी होती है, किसी की प्रतिलिपि है तो छोटी होगी, जाहिर सी बात है। तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि जैसे मूर्ति है, मूर्ति है इसका मतलब उसकी प्रतिलिपि है। तो जैसे आपको मैंने बताया प्रतिलिपि, तो प्रतिलिपि कैसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, जो गलत है मैं पहले कह चुका हूं। प्रतिलिपि है तो छोटी ही होगी, तो सभी ई कैसी आएंगी, छोटी आएंगी। तो प्रतिलिपि में प्रतिलिपि ऐसे लिखी जाएगा, ठीक है ना। तो मूर्ति में जो ई आएगी वो भी कैसी आएगी, लघु ई ही आएगी। अगर इसमें हमने दीर्घ ई प्रयोग कर दी तो ये क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना। और मैं पहले कह चुका हूं, एक तो परीक्षा शब्द हम बोलते हैं, मेरी अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है, परीक्षा, हम बोल ही गलत रहे तो लेखन गलत होना ही है। तो परीक्षा नहीं परीक्षा होता है। और एक विशेष ध्यान रखना है श्रीमती का, क्योंकि श्रीमती है घर की, तो जाहिर सी बात है छोटी तो होंगी नहीं, बड़ी होंगी। और श्रीमती जी हैं तो कैसी आएगी, दीर्घ ही आएगी, श्रीमती, ठीक है ना। अब ऐसे ही मैंने आपको अभी बताया था बहुवचन वालों का विशेष ध्यान रखना है। बहुवचन वालों का मतलब जैसे मैंने लिखा स्त्री, तो ठीक है स्त्री दीर्घी आएगी, लेकिन जब हम स्त्रियां लिखते हैं तो बहुवचन बनाते ही दीर्घी हमेशा कैसी हो जाती है, लघु ही हो जाती है। दीर्घी कैसी हो जाएगी, लघु ही। तो जैसे स्त्री का स्त्रियां, मैंने लिखा नारी, तो जैसे इसको बहुवचन बनाएंगे तो ये ई कैसी हो जाएगी, लघु। नारी का क्या बन जाएगा, नारियां। मैंने यहां लिख दिया लड़की, तो इसका जब बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, लड़कियां। तो नारी नारियां, लड़की लड़कियां, स्त्री स्त्रियां। ऐसे ही मैंने लिखा जैसे वधु, अब वधु में ऊ दीर्घ आएगा। जैसे इसको हम बहुवचन बनाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, वधुएं। वधु का क्या बना दिया, वधुएं बना दिया। तो दीर्घ ऊ कैसा हो गया, लघु ऊ हो गया। कैसा प्रयोग कर दिया, लघु प्रयोग कर दिया। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। तो जो ये अशुद्धि हो रही थी, इसमें जो अशुद्धि होने का कारण था, जो मुख्य जो कारण था अशुद्धि का, वो क्या था, अशुद्धि होने का जो मुख्य कारण था वो क्या था, मात्रा के प्रयोग से।
जो अशुद्धि होती है, गलत मात्रा का प्रयोग करने से जो अशुद्धि हो जाती है उसे मात्रा प्रयोग संबंधी अशुद्धि कहते हैं। तो सबसे ज्यादा एक तो देखो भगीरथ और भागीरथी, इसको वो जानबूझ के पूछता है, क्योंकि हम बोलते हैं भागीरथ गंगा को लेके आया था, भागीरथ नहीं लाया था, भगीरथ लाया था। और भगीरथ के कारण, ये पुरानी कहावत है, ये भगीरथ के कारण ही गंगा का नाम पड़ा, गंगा का पर्यायवाची बना भागीरथी। तो भगीरथ में जब ई प्रत्यय जोड़ा तो ई प्रत्यय के कारण ए का दीर्घ आ हो गया, तो भगीरथ धन ई भागीरथी बना। तो ये सब बातें आपको विशेष ध्यान रखनी है। कुछ महत्वपूर्ण जो इसके उदाहरण थे वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं, इनका आप विशेष ध्यान रखना। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगला नियम अगली कक्षा में लिखेंगे। तो आप सभी भाई बहनों को एक बार फिर से मेरी तरफ से नमस्कार, धन्यवाद।